नमस्कार, आदाब। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जेएंडके की तरफ से मैं विनय कुमार शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुकून। दोस्तों, कोविड 19 ने हमारे समाज के हर तबके पर अपना प्रभाव डाला। अगर हम बात स्टूडेंट्स और बच्चों की करें तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव था और बच्चों पर इसके बहुत सारे मनफी असरात देखने को मिले। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रोमेश शर्मा जी, जो कि हेड हैं काउंसलिंग सेल डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों पर कोविड 19 के क्या क्या असरात हुए और कैसे इन चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड 19 का ये जो पूरा वक्फा रहा, तो इस दौरान में खासकर बच्चों पर इस पेंडेमिक के क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज उभरे, या यूं कहें कि किस तरीके से बच्चों की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन थी वो इससे मुतासर हुई। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे आपने खुद ही बता दिया कि हर तबका जो है वो इससे प्रभावित हुआ है, इम्पैक्ट हर तबके पे रहा है। बट क्योंकि बच्चों पे हर चीज़ का असर ज़्यादा होता है, वो सेंसिटिव एज है, तो बच्चों में बहुत सारे इसके जो हैं वो साइकोलॉजिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट वो देखने को मिला। देखिए, कोविड 19 एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। इस अपने साथ बहुत सारे स्ट्रेसर्स, बहुत सारी अनसर्टनटीज लेके आया। हुआ क्या, सबसे पहले कि बच्चों की जो रूटीन थी, जो एक स्ट्रक्चर था, वो स्कूल में जाना, डेली रूटीन, वो प्रभावित हो गई। उसके बाद एक फियर हो गया कि कंटेमिनेट ना हो जाऊंगा मैं। उसके बाद उनका जो पीयर ग्रुप था, उनके जो दोस्त थे, उनसे वो बिछड़ गए। उसके बाद उनके जो एकेडमिक थे, जिस तरह से वो पढ़ाई करते थे, वो बड़ा प्रभावित हो गया। उसके बाद उनकी जो एक प्राइवेसी थी, जो एडोलेसेंस बच्चे थे, उनकी प्राइवेसी लॉस हो गई। वो माँ बाप की नज़र में आ गए, वो डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आ गए। उसके बाद एग्जाम्स का डर। उसके बाद कुछ बच्चों ने जो करियर गोल्स बनाए थे, फॉर एग्जांपल मैं टूरिज्म में जाना चाहता था, मैंने एमटीएम की तैयारी की थी, या मैं किसी और टूरिस्ट कंपनी में जाना चाहता था, तो वो बिल्कुल कोविड ने जो करियर्स का वो स्कोप था वो भी चेंज कर दिया। तो ये जो चीज़ें हुई, इनकी वजह से बच्चों में एंगर, गुस्सा कह लो, इरिटेबिलिटी, होपलेसनेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिव सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस, स्लीप के पैटर्न्स में चेंज, भूख खाने के पैटर्न में चेंज, ओबेसिटी जिसको मोटापा आप कहते हैं। तो बच्चों की जो एक क्रिएटिव एनर्जी थी, जो स्कूल्स में यूटिलाइज हो जाती थी, जो एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में यूटिलाइज हो जाती थी, तो सर वो सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट नहीं हो पाई। तो कुल मिला के ये कहें कि मेडिकल इश्यूज के अलावा कोविड अपने साथ बहुत ही सीरियस जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज लेके आया है, जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और बच्चों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें ऑफर करनी चाहिए। सर, इसी पर बात करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए खासकर आपके क्या सुझाव रहेंगे कि किस तरीके से वो इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। जी, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स के लिए सुझाव ये है कि सबसे पहले जो डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि अभी भी स्कूल जो हैं छोटे बच्चों के लिए तो अभी भी नहीं लग रहे, बड़ों के लिए भी लग रहे हैं, तो वो कम कम लग रहे हैं, लो अटेंडेंस है। तो नंबर वन सुझाव ये है कि जो रूटीन डिस्टर्ब हुई है, उस रूटीन में आ जाइए। आप जो स्ट्रक्चर लॉस हुआ है, उस स्ट्रक्चर को आप अपने घर में बना लीजिए। मतलब उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम आप स्कूल की तरह वो घर में सेट कर लीजिए, नंबर वन। उसके बाद जो ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है कि जो सोशल मीडिया या टीवी, इनसे मतलब बहुत दूरी बना के रखें, मतलब ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। बिकॉज इसमें बड़ी सारी चीज़ें सर, आपको जैसे पता है, सेंसेशनलाइज की जाती हैं कि दिल्ली में दूसरी वेव आ गई, वहाँ उस महाराष्ट्र में तीसरी वेव आ गई, तो बच्चों पे भी उसका जो है प्रभाव पड़ता है। तो मीडिया जो है उसको मतलब इतना कंज्यूम ना करें, बड़ा रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें। तीसरा, जो भी आप रेफर करें तो वो रिलायबल सोर्स होना चाहिए। जैसे रिलायबल सोर्स आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से बुलेटिन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, डब्ल्यूएचओ है। तो इस तरह की रिलायबल एजेंसीज, रिलायबल सोर्सेज को रेफर करें, ताकि ये हमारे जो साथ वो जो है मतलब हम इतना पैनिक में ना आ जाएं। उसके अलावा
रूटीन में जैसे कहा, रूटीन में जैसे योग, मेडिटेशन, ये सारे लोग कहते हैं। और एक चीज़ होती है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कि आप प्रेजेंट में रहें। आप फ्यूचर अनसर्टेनिटीज कोई भी नहीं जानता, वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी नहीं बता पाएंगे अभी क्या होगा। तो इसलिए आप प्रेजेंट में रहें, अपनी रूटीन, अपनी पढ़ाई, अपनी मेंटल हेल्थ, उसमें जो है अपने आप को कायम रखें। इसके अलावा एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, अपने जो दोस्तों के साथ जिनसे आपका साथ छूटा है उनसे आप संपर्क बना सकते हैं। आप वीडियो कॉल कीजिए, आप क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज होइए। तो और होपफुल चीज़ों की तरफ जाइए कि होप पे दुनिया कायम है। तो हम इंशाल्लाह ये मतलब होप करते हैं कि ये जो कोविड वाला पैंडमिक है बड़ी जल्द ही दूर हो जाएगा। और पॉजिटिव रहिए। सर, पेरेंटिंग इस दौरान में एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब हो गया। पेरेंट्स के लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज रही, और मतलब बच्चों को संभालना और बाकी सारी चीज़ें इस दौरान में बहुत ही एक चैलेंजिंग रहा। मैं चाहूँगा कि आप पेरेंट्स के लिए भी कोई टिप्स दें जिससे वो अच्छी पेरेंटिंग और बच्चों का ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रख पाए। जी, थैंक यू मैम। ये सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक है उस पर बात की है कि पेरेंटिंग बहुत ही चैलेंजिंग होगी। बच्चे घर पे, पेरेंट्स घर पे, मदर के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेना, फॉर एग्जांपल मदर टीचर थी, और उसके साथ साथ घर वाले सारे जो काम थे उनको निपटाना। तो प्राइवेसी लॉस जैसे मैंने पहले कहा, उसके बाद बच्चे घर पे हैं, उनकी वो जो सारी एनर्जी है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें, पेरेंट्स की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका असर बच्चों पे आया। तो सबसे पहले तो पेरेंट को वॉचफुल होके अपनी कॉन्फ्लिक्ट जो कम करनी चाहिए वो सब कुछ बच्चों के सामने हो रहा है। फिर जिस तरह से पेरेंट्स ने रिस्पॉन्ड किया इस पैंडमिक को, सपोज पेरेंट्स डर रहे हैं तो बच्चा भी डरेगा। तो हमें रोल मॉडल बनना होगा। हमें मीडिया को कम, मतलब सोशल मीडिया या नेटवर्क, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनका कम यूज़ करना होगा, ताकि बच्चे हमें देखें। बच्चा बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वर होता है सर, आपको भी पता है। तो अगर हम रूटीन नहीं फॉलो करेंगे, बच्चा भी नहीं। फिर उसके बाद बच्चे के लिए हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम कहते हैं कि बच्चे आप पढ़ो या आप एक्सरसाइज करो या ना, वी हैव टू टेक देम अलोंग, वी हैव टू इन्वॉल्व देम इन क्रिएटिव एक्टिविटीज। फिर उसके बाद एक हम बड़ी चीज की बात करते हैं, एक्टिव लिसनिंग। हमने बच्चे को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। जैसे बच्चों की इमोशंस पे भी इम्पैक्ट हुआ है, तो अगर हम एक्टिवली लिसन करेंगे, बच्चे के क्वेश्चन सुनेंगे, तो तभी हम उसका सही आंसर कर पाएंगे। फिर एक और हम चीज कहते हैं कि बच्चों को एज अप्रोप्रिएट तरीके से आंसर करें, कि जो बच्चे की एज है उसको वैसे। अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है उसको कार्टून के थ्रू समझाइए कोरोना क्या है। अगर बड़ा बच्चा है उसको होपफुल स्टोरीज बताइए कि ये देखो रिकवर कर गई 90 ईयर्स की जो लेडी थी, या कोरोना वॉरियर्स ये हैं, देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो देर इज पॉजिटिव साइड ऑफ दिस ऑल्सो। फिर डायरी एक मेकिंग होती है, वो बच्चे भी कर सकते हैं, पेरेंट्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग। इस पैंडमिक के दौरान बड़े सारे लोगों ने हॉबीज अपनी फॉलो कर ली, तो पेरेंट्स ये बच्चों से लिखवा सकते हैं या कह सकते हैं कि आपने क्या क्या पॉजिटिव क्या निकल के आया, मैंने नया स्किल सीखा, मैंने नई हॉबी सीखी। तो कुल मिला के जो एक्टिव लिसनिंग, एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, उनके पर्सपेक्टिव पे आके और खुद को बैलेंस, मतलब मैनेज करना, कि अगर हम खुद को ही नहीं कर पाएंगे तो बच्चे हमें देख के वो भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं सर। सर, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे ध्यान में आ रही है कि इस दौरान में पूरा सोशल मीडिया और हर जगह पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है कोविड से रिलेटेड फ्लड करती रही, और बड़ी सारी रेमेडीज़ और ऐसी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती रही, चाहे बच्चों के लिए थी या बाकी लोगों के लिए थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑथेंटिक जो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो काम हैं, जो जो एजेंसीज हैं, जो ऑथेंटिक एजेंसीज हैं, जो इसमें बच्चों के लिए सही राय और सुझाव दे सकती हैं, तो उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कि उन सोर्सेज के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए विनय सर, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आ गया जो मेडिकल चीज़ों को लेके, मतलब हेल्थ को लेके, फिजिकल हेल्थ को लेके एजेंसी से, वो हम सबको पता है, हमारा मेडिकल कॉलेज है। बाकी कोविड की इन्फॉर्मेशन, कितने केसेस हैं, क्या वेव है, वो आपका इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। या मैंने पहले जिक्र जो किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, WHO, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो ये आ गई फिजिकल हेल्थ की बात। अब हम बात करेंगे बहुत सारे पेरेंट्स के हमें जैसे कॉल आते हैं कि हमें बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चा गुस्सा आ रहा है, इसको ये पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ये हम कहते हैं ये साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। तो इन्हीं साइकोलॉजिकल इश्यूज से निपटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उन्होंने एक मनोदर्पण एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो मनोदर्पण में हेल्पलाइन है, मनोदर्पण में डूज एंड डोंट्स है, मनोदर्पण में एडवाइजरीज हैं।
तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि मनोदर्पण की वेबसाइट पे जाके उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके आप कोई भी जो साइको सोशल जो सपोर्ट है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा नेशनल का हमारा एक राष्ट्रीय लेवल पे निमहैंस है, आपको पता होगा बेंगलोर में। तो निमहैंस ने दो सर्विसेज स्टार्ट की। एक उन्होंने अपनी हेल्पलाइन जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट थे, दूसरा उन्होंने एक चैटिंग का एक माध्यम स्टार्ट कर दिया जो मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो चैट के थ्रू या हेल्पलाइन के थ्रू निमहैंस की आप सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फोर्टिस की एक हेल्पलाइन है। फोर्टिस जो हेल्प हॉस्पिटल है हमारा हेल्थ केयर, तो वो 24/7 चलती है। बिकॉज आपने देखा सुसाइड वाले जो केसेस हैं ये रात को ज़्यादा मतलब ऐसे उनमें आते हैं थॉट्स। तो फोर्टिस की हेल्पलाइन, फिर एक और है एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इंडियन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक अपनी हेल्पलाइन स्टार्ट कर दी। तो ये नेशनल लेवल की जो कुछ एजेंसीज थी, जिसमें निमहैंस, जिसमें एचआरडी का जो है मनोदर्पण, जिसमें फोर्टिस हॉस्पिटल और जिसमें एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इन सब लोगों ने कोविड के चलते ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑफर करने के लिए हेल्पलाइंस अपनी अपनी स्टार्ट की हैं। तो जो भी बच्चा या बड़ा अगर किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से जूझ रहा है तो अपनी वो जो हेल्पलाइन है उससे वो अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट या परामर्श फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले सकता है। और अब हम बात करें अपने जम्मू कश्मीर की, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए, और इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो काउंसलिंग सेल की मैं खास तौर पे बात कहूँगा कि वो हमारी जो डायरेक्टर हैं मैडम अनुराधा गुप्ता जी, उनकी डायनेमिक लीडरशिप के अंदर उन्होंने ऐसा इंस्पायर किया हम सब लोगों को, इतना स्पेस दिया कि हमने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिनकी चर्चा आज नेशनल मीडिया में है, जिनकी चर्चा आज जो है नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे है। उनमें से कुछ इनिशिएटिव्स मैं सबसे पहले बात करूंगा हमारी टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन आओ बात करें, जिसका नंबर है 6006800068। ये हमारी 10 से 8 तक हर वर्किंग डे पे चल रही है। बच्चों ने 10 से 15 हज़ार कॉल्स की होंगी सिर्फ इस पीरियड के दौरान, जिसमें एग्जाम्स, जिसमें डेट शीट्स, जिसमें फीस का बढ़ना, जिसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज, जिसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, करियर गाइडेंस, क्विज से लेके सारी चीज़ें। तो ये एक था कि बच्चे डायरेक्टली हमारे से जुड़ पाए। उसके अलावा हमारा एक काउंसलिंग कैलेंडर चलता है, वो इस पीरियड के दौरान भी चला। फिर उसके बाद हमने अपनी जो वीकली असाइनमेंट्स होती हैं उसमें भी काउंसलिंग का कंपोनेंट जो है ऐड किया कि बच्चे एंगेज रहें, वो अपनी हॉबीज़ को, अपने जो आसपास उनका जो कल्चर है उसमें इन्वॉल्व होके कोरोना का भूल के। और ये सच में हुआ कि बच्चों को कोरोना के स्केयर की जगह उनको काम मिल गया करने को, तो ये किया। उसके अलावा हमने नेशनल लेवल के जो एमिनेंट्स लोग थे उनके साथ वेबिनार्स किए, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, जिसमें करियर काउंसलर जो नेशनल लेवल के एसटी मेंबर्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो नेशनल लेवल की जितने भी लोग थे काफ़ी हमारे, मल्टीपल वेबिनार्स हमने किए। उसके अलावा हमने जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के टीचर्स थे, तो डायरेक्टर मैम की डायरेक्शन पे हमने साइकोलॉजिकल टास्क फोर्स गठित की। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स, हर जोन में जोनल काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि बहुत एक एग्जेम्पलरी वर्क हुआ है और आगे भी होने जा रहा है। हमारा पीएबी का जो प्लान था, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए काउंसलिंग रिसोर्स सेंटर्स बनाने के लिए जो है वो मान गए हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि ये जो अगर ये सस्टेनेबल हमारा मोड हो गया तो ये हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विल लीड many departments in offering psychological support or psychosocial support to the students. सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुकून के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आभार।